आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव जाने के बाद मेरे पास बस 3 काम ही होते हैं, खाना, सोना और हर रात रमेश काका की कहानियां सुनना। रमेश काका हमें हर रात गांव में घटी सच्ची घटनाएं सुनाया करते थे। रमेश काका का घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, तो वहां हम रात के 8 बजे तक पहुंच जाया करते थे। रमेश काका अपने घर पर अकेले रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उनको भी सभी के साथ मिलजुल कर रहने में काफ़ी अच्छा लगता था। ऐसे ही उस रात मैं चलकर रमेश काका के घर गया तो रमेश काका आग जलाकर ताप रहे थे। मुझे देखते ही काका ने कहा, अरे बिंटू, कब आए तुम? इस पर मैंने काका से कहा, वो काका, आज ही सुबह आया हूँ, अभी 2-3 दिन रहूँगा। इस पर काका ने मुझे बैठने को कहा। मेरे बैठते ही वहाँ गांव के और 2-3 लड़के आ गए, जो रोज इसी वक्त काका से कहानी सुनने आया करते थे। ठंड काफ़ी होने के कारण आग के पास बैठने में हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था कि तभी मैंने काका से कहा, काका, आज कुछ कहानी बताइए। जिस पर काका ने बताना शुरू किया। आज से 3-4 साल पहले जब मैं गांव के बाहर जमींदार साहब के बगान में रात को पहरेदारी का काम किया करता था, तो उस वक्त गांव में आए दिन भूत प्रेत, डायन और काला जादू की घटनाएं सुनने को मिलती रहती थी। मगर मैं उस समय इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस समय गांव वालों का मानना था कि रात होते ही हर रोज गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाया करती हैं। धीरे धीरे गांव के काफ़ी सारे लोग एकाएक रहस्यमयी तरीके से मरने लगे, मगर मरने वाले लोगों की लाश काफ़ी दिनों के बाद मिलती थी। खैर, मेरी ड्यूटी रोजाना रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक की थी, जिस कारण मुझे रात के 8 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। ऐसी ही एक रात 8 बजे मैं बगान जाने के लिए अपने घर से निकला, तो बाहर निकलते ही ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो रोजाना की तरह सारा गांव मुझे वीरान सा लग रहा था, क्योंकि उस समय जब मैं रात के 8 बजे ड्यूटी जाया करता था तो गांव के सभी लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते थे। खैर, मैं और अपना समय जाया ना करके साइकिल को आगे बढ़ाने लगा और बगान जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस समय हमारे गांव में बिजली तो थी, मगर रास्तों पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण मैं हर रोज टॉर्च का ही सहारा लिया करता था। तो मेरे टॉर्च जलाते ही मेरे टॉर्च की रोशनी को रास्ते पर फैले कोहरे ने चारों तरफ से घेर लिया। कोहरा इतना छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी मुझे जितना भी दिख रहा था, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचा, जहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। खैर, किसी तरह मैं साइकिल चलाकर बगान पहुंचा तो वहां सामू मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। सामू जो दिन के वक्त इस बगान में पहरेदारी करता है और उसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक की होती है। तो मुझे देखते ही सामू ने कहा, अरे राजेश, आ गए तुम? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया, तो मेरे आते ही सामू अपना साइकिल उठाया और अपने घर की तरफ चलता बना। अब उस पूरे बगान में मैं अकेला ही था, तो मैं सामू के जलाए गए आग के पास बैठकर बगान में इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगा। पूरा बगान अंधेरे और घने कोहरे में डूबा हुआ था।
चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। बस बीच बीच में मुझे रात कीड़ों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। कुछ घंटे तो सब ठीक था, जिसके बाद बगान में मुझसे कुछ ही दूरी पर मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। एक दो बार तो मैंने उस हलचल को नज़रअंदाज किया, मगर जब फिर भी वो हलचल नहीं रुकी तो मैं टॉर्च लेकर अपनी जगह से उठा और उस हलचल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए बगान में कौन होगा। खैर मैं डरता तो था नहीं, तो मैं चलकर उस जगह पर पहुंचा। तो वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि दो भैंसे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इतनी रात गए ये दोनों भैंसे बगान में आए तो आए कैसे? और तो और ये भैंसें किसके हैं? मगर जिसके भी हों, मुझे तो इन्हें बगान से भगाना ही होगा। ये सोचकर मैं उन भैंसों को भगाने लगा, लेकिन मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दोनों भैंसे वहाँ से नहीं भागे। तो मैंने अपने कोशिश में थोड़ा और जोर दिया, तो मेरे जोर देते ही उन दोनों भैंसों का चेहरा एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उन दोनों भैंसों की शक्ल राक्षस में तब्दील हो गई। ये दृश्य देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई और मेरा सर घूमने लगा और मैं समझ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और ये भैंस नहीं बल्कि राक्षस हैं। अभी मैं उन्हें देखकर कांप ही रहा था कि तभी उन दोनों राक्षसों ने अपना पूरा रूप ले लिया। उनका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद था और उनकी आंखें बाहर लटक रही थीं। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां रुक सकूं, जिस वजह से मैं जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही मैंने वहां से भागने की कोशिश की कि तभी एक राक्षस मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। मैं उसके हाथ से अपने गले को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस राक्षस ने मेरा गला इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि मैं अपने सिर को हिला तक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा। तो मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा और ये राक्षस मुझे मारकर खा जाएंगे कि तभी मैंने अपने हाथ में बंधी ताबीज को उस राक्षस पर सटाया। तो मेरे ताबीज सटाते ही उस राक्षस ने मेरा गला एकदम से छोड़ दिया और इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और अपने पैरों को ज़मींदार साहब के घर पर ही रोका। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। रमेश काका की बात खत्म होते ही मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। काफ़ी रात हो जाने के कारण मैं रमेश काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो पूरा रास्ता सुनसान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। रास्ते पर चलते हुए मेरे दिमाग में बस बार बार रमेश काका के बताए गए बातें ही दौड़ रही थी कि तभी मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं रास्ते के किनारे झाड़ियों की तरफ हल्का होने चला गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी अचानक मेरे बगल के पेड़ की डाली टूटने लगी। तो इस पर जब मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो इतने में ही मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और डर से मेरे दोनों पैर कंपकपाने लगे। दरअसल उस पेड़ पर एक भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था, जिसके इतने लंबे पैर थे कि वो ज़मीन को स्पर्श कर रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, जिस कारण मैं वहाँ ना रुककर भागता हुआ घर चला आया। मगर घर आकर काफ़ी दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही। बाद में काफ़ी झाड़ फूक करवाने के बाद मैं ठीक हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो
तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मौसी के घर आए हुए आज हम दोनों भाइयों को करीब 4 दिन बीत चुके हैं। गर्मियों की छुट्टियां अभी भी बहुत बाकी है। हम तो ये पहले से ही तय करके आए थे कि 10-12 दिन आराम से मौसी के घर में रहेंगे, पर हमारी इस सोच पर पानी तब फिर गया जब एक दिन अचानक मौसी के घर पर हमारे घर से चिट्ठी आई। चिट्ठी पढ़कर हम काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि घर पर दादाजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि हमें लाने के लिए वो हमारे पास एक ठेला गाड़ी वाले को भेजने वाले हैं, जो कि दोपहर तक यहाँ यानी मौसी के घर पर पहुँच जाएगा। खबर सुनकर हम दोनों भाई काफ़ी परेशान हो गए, और क्योंकि बात काफ़ी गंभीर थी इसलिए मौसी जी ने भी हमें नहीं रोका। जिसके बाद हम दोनों भाई फटाफट अपना सामान समेटने लगे और दोपहर का खाना खाकर उस ठेले वाले के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़े। ठेले वाला हमारे गांव का ही था। उसका नाम बिरजू था। हम लोग उसे बिरजू काका कहकर बुलाते थे। खैर, चूंकि मौसी के यहाँ से हमारा गांव काफ़ी दूर था, तो हो सकता है वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात भी हो जाए। और क्योंकि उस जमाने में ऑटो रिक्शा या कोई दूसरा साधन नहीं हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं दूर जाने के लिए इसी तरह से जाना पड़ता था। ठेला गाड़ी में बैठे बैठे दोपहर शाम में तब्दील हो चली थी, पर अभी भी हम हमारे गांव के आसपास भी नहीं थे। बिरजू काका भी अब ठेला चलाते चलाते काफ़ी थक चुके थे। ऊपर से इतनी तेज गर्मी, मुझे बिरजू काका पर दया आ गई, जिस वजह से मैंने उन्हें कुछ देर ठेला रोक कर आराम कर लेने के लिए कहा। लिहाजा उन्होंने ठेला गाड़ी को एक बड़े से पेड़ के पास रोका और आराम करने लगे। तब तक फिजा में अंधकार पसर चुका था। उन दिनों किसी भी तरह की बिजली की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। वो तो अच्छा हुआ कि बिरजू काका हमेशा अपने थैले में एक लालटेन रखते थे। लिहाजा उन्होंने लालटेन जलाकर ठेला गाड़ी के हैंडल पर बांध दिया और हम लोग वापस से अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। पहले के मुकाबले गर्मी से अब हम लोगों को काफ़ी राहत मिल रही थी, क्योंकि अब ना तो धूप हो रही थी और ना ही गर्म हवाएं चल रही थी, बल्कि मौसम अब काफ़ी ठंडा हो चुका था। मगर अंधेरा पूरे फिजा में फैला हुआ था। दूर दूर तक हमारी लालटेन के अलावा रोशनी का और कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा था। अभी हम लोग गांव के उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने कहा, बेटा तुम लोग पैर ऊपर करके बैठो, रात का समय है, ऊपर से अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा है। बिरजू काका की बात सुनकर मैंने और मेरे छोटे भाई श्याम ने, हम दोनों ने अपने पैरों को ठेले के ऊपर चढ़ा लिया। कहीं ना कहीं उस अंधकार भरे माहौल में मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। पता नहीं कब क्या हो जाए। इस प्रकार के हजारों ख्याल एक ही बार में दिमाग में घूमे जा रहे थे, पर चूंकि हमारे साथ बिरजू काका थे तो कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत बंधी हुई थी। मेरा छोटा भाई श्याम बैठे बैठे ही झपकियां ले रहा था, मगर मुझे ज़रा भी नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप ठेले पर बस बैठा रहा और इधर उधर देखे जा रहा था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने हम दोनों से कहा, देखो अब हम लोग जिस रास्ते पर जाने वाले हैं वो रास्ता उतना सही नहीं है। अगर पीछे से कोई आवाज़ दे या फिर किसी भी तरह की कोई आवाज़ आए तो तुम लोग गलती से भी पीछे मत देखना, समझ गए। इस पर मैंने बिरजू काका से कहा, पर काका ऐसा क्यों, पीछे क्या है?
इस पर काका ने कहा, आज आसमान पर चांद नहीं है, मतलब आज अमावस है। इतना कहकर बिरजू काका एकदम से चुप हो गए और तेजी से ठेला गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। हालांकि उस समय मैं छोटा जरूर था, पर अमावस की रात क्या होती है ये मैं बहुत ही अच्छे से जानता था। तो बिरजू काका की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा घबराने लगा, मगर अब किया भी क्या जा सकता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम लोग जंगल से घिरे उस कच्चे रास्ते पर कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक हमें पीछे की तरफ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। आवाज सुनकर अभी मेरा छोटा भाई श्याम पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका सामने से बोल पड़े, पीछे मत मुड़ना, उस आवाज को नजरअंदाज करो। बिरजू काका की बात सुनकर श्याम पीछे मुड़ते मुड़ते रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाजें हैं क्या और किसकी हैं और इस रास्ते पर आ कहां से रही है। पर मैं इतना जरूर समझ चुका था कि हो ना हो दाल में कुछ तो काला है, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। हमारी ठेला गाड़ी उस रास्ते पर काफी आगे निकल आई थी, पर वो आवाजें थी जो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैंने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया था। कुछ देर बाद जब मेरे भाई ने मुझे कान से हाथ हटाने का इशारा किया तो मैंने अपने हाथों को अपने कानों पर से हटाया। वो अजीब तरह की आवाजें अब बंद हो चुकी थी। तभी बिरजू काका बोले, अभी खतरा टला नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, पीछे मत देखना। बिरजू काका की बात सुनकर मैं काफी घबरा गया कि भला अब क्या होने वाला है। बिरजू काका काफी तेजी से ठेला गाड़ी भगाए जा रहे थे। चलते चलते अब हमारी ठेला गाड़ी एक बांस से घिरे जंगल के रास्ते पर पहुंच चुकी थी। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और डरावना लग रहा था। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ हमारे साथ कुछ तो गलत होने वाला है। मैं बस यही मना रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ना हो और हम सही सलामत इस रास्ते से बाहर निकल जाएं। पर शायद हमारी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अभी हमारी ठेला गाड़ी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेले के हैंडल पर लटका लालटेन खुद ब खुद बुझ गया। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस वक्त वहाँ हवा जरा भी नहीं चल रही थी। फिर अपने आप ही लालटेन बुझी कैसे ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था, जिस पर मैंने बिरजू काका से कहा, काका ठेला रोककर कहीं लालटेन जला लीजिए। तो इस पर बिरजू काका ने कहा, नहीं, यहाँ ठेला रोकना ठीक नहीं रहेगा। बिरजू काका की बात और उनके ये बोलने का तरीका साफ तौर पर बता रहा था कि हम अभी भी मुसीबत से नहीं निकले हैं। बांस जंगल से घिरे उस रास्ते पर ठेला गाड़ी तेजी से अभी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेला गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी, जबकि बिरजू काका उसी तरह से पेंडल मारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से ठेला गाड़ी को पकड़कर रखा हो। और क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों आगे देख रहे थे तो हमें साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे ठेला गाड़ी पूरी तरह से रुक गई और तभी पीछे से एक आवाज आई, ऐसे बचकर नहीं जा सकते तुम लोग। आवाज सुनकर मैं अभी पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका अचानक जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगे और उनके ऐसा करते ही हमारी ठेला गाड़ी आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे ठेला गाड़ी की रफ्तार बढ़ती चली गई और हम लोग सीधे अपने घर जाकर ही रुके।
बाद में बिरजू काका ने बताया कि वो रास्ता बहुत सालों से ऐसा है। लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर जिन्नों का वास है। उस दिन तो हमें अपनी मजबूरी के चलते उस रास्ते पर जाना पड़ा, मगर उस दिन के बाद से हम लोग कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।